बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे अब्दुल मजीद अचकज़ई के हवाले से। उनकी जो बरीयत थी, जिसने बड़े सवालात उठाए थे हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर, आज तफसीली फ़ैसला जारी हो गया है अदालत की तरफ से। ये मॉडल कोर्ट है जो कि आसिफ सईद खोसा साहब ने मॉडल कोर्ट्स बनाई थी, उनमें ये कोर्ट थी जिसने आज ये फ़ैसला, रिटन फ़ैसला भी जारी कर दिया है। इसके ऊपर हमारे मुल्क में बड़ी बातें हो रही हैं। मैं इसके ऊपर पहले इसलिए मैंने बात नहीं की थी कि जब तक तफसीली फ़ैसला ना आ जाए और जज की जो ऑब्ज़र्वेशन है, या जज ने, हम कहते हैं जजमेंट से ये मुराद होता है कि उसके अंदर जज रीज़न बिहाइंड द डिसीजन, वो रीज़न देता है कि अगर उसने कोई फ़ैसला दिया तो उसकी किन ग्राउंड्स के ऊपर दिया है। तो वो जब तक सामने ना आए तो उसके ऊपर बात करना इखलाकी तौर पर, और जो हमारा प्रोफेशन है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर अभी डिटेल या तफसीली फ़ैसला नहीं आया होता, जो इस तरह का कत्ल का या कोई मुकदमा या केस होता है। ये 20 जून 2017 को नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है, और उसके बाद 24 जून 2017 को ही अब्दुल मजीद अचकज़ई को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनको नामज़द कर दिया जाता है। ये साबिक़ा MPA भी हैं, और इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन था वो ये था कि इन्होंने किसी की जान ली है, और इनके बारे में बड़े सबूत भी पेश किए गए प्रोसिक्यूशन ने। और आज कोयटा के जो पुलिस ऑफिसर हैं, सीनियर जो DIG हैं, उन्होंने ये बात की है कि उस फैसले को चैलेंज करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके अंदर इतना ही उस गरीब का दर्द था जिसको इन्होंने कत्ल किया है या जिसकी जान ली है, तो आप इस केस को अच्छे तरीके से प्रोसीड करते, आप इस केस में लेक्यूनास ना छोड़ते। अभी मैं आपको उस केस के बारे में बताऊंगा कि कैसे इस केस को तबाह किया है हमारी प्रोसिक्यूशन ने, और बलूचिस्तान की जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने अचकज़ई ख़ानदान को जानबूझकर बेनिफिट पहुंचाया है, और जज मजबूर हो गया है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि वो इनको बरी करते। और अब आप कहते हैं जी कि हम अपील करेंगे, तो अब आप ये फार्मेलिटियाँ ना ही करें तो बेहतर है। जो अपील अगेंस्ट एक्यूटल है उसका हमारे कानून में कोई उसका स्कोप ही नहीं है। जब एक दफ़ा को बरी हो जाता है तो वो बरी होता है, और उसके बाद मज़ीद उसमें कोई चीज़ें नहीं लाई जाती। अब इसमें जैसे सानिया साहिवाल हमने देखा, सानिया मॉडल डॉन है, जो ताकतवर लोग हैं हमारे मुल्क में, ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारा जो निज़ाम है इसमें इतनी सख्त ही नहीं है कि ये किसी ताकतवर को सज़ा पहुंचा सके, और यही वजह है कि ये सारे के सारे लोग अपनी जान बचा लेते हैं। 14 दिनों का रिमांड मिला था मुलज़िम को, और मुलज़िम को सबसे पहली गलती ये करवाई गई थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि जब आपने एक नामालूम FIR दर्ज किया और उसके बाद किसी को नामज़द किया है, तो पहला काम किया जाता है शनाख्त परेड का। आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, और आइडेंटिफिकेशन परेड में ये होता है कि वो जो गवाहान होते हैं उनके सामने 8-10 उसी तरीके के, उसी जो मुलज़िम है उसी की फ़िज़ीक के लोगों को सामने लाया जाता है, और गवाहान या मुदई उनमें से देखता है कि कौन था जिसने ये किया है, जो जुल्म किया है या जो जुर्म किया है वो कौन है। तो वो शनाख्त परेड और आइडेंटिफिकेशन आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर के तहत ये आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। तो जब नामालूम FIR हो और बाद में किसी को नामज़द किया जाए, तो एक बात आपने याद रखनी है, कभी अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ कोई वाक़या होता है, कोई चोरी होती है, कोई डाका होता है, कुछ भी होता है, और उसमें नामालूम FIR दर्ज होती है, और उसके बाद किसी को अगर नामज़द किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, तो एक बात आप जहन में रखिएगा कि जब तक आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं होगी उस केस का, और वो केस इतना कमज़ोर होगा कि आप उसको साबित कर ही नहीं सकते। तो आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होती है। जो इसमें बदकिस्मती ये है कि 14 दिनों का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने लिया ज़रूर, लेकिन आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई। जो अदालती फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि जो गवाहान थे जिन्होंने मौका पर देखा है, जो आई विटनेस थे, उन्होंने अब्दुल मजीद अचकज़ई को वाक़ये में नामज़द ही नहीं किया, और उन्होंने अपने बयानों में नहीं कहा, ये पुलिस वालों ने ज़िम्नियों में इसको नामज़द किया था। प्रोसिक्यूशन के बारे में ये कहा गया है कि जो 20 गवाह थे उनमें से किसी ने भी ये तस्दीक नहीं की कि ये जो मुलज़िम है अब्दुल मजीद अचकज़ई ये गाड़ी चला रहा था, क्योंकि ये एक्सीडेंटल था, या इनका जो ताकत का नशा है उसमें ये गाड़ियाँ चलाते हैं, और आगे कोई आ जाए तो वो किसी को इंसान नहीं समझते, और उन्होंने गाड़ी के नीचे दे दिया था। तो लेकिन अदालत कहती है कि 20 गवाह हैं, 20 गवाहों में से किसी एक ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि ये जो मुलज़िम है ये गाड़ी चला रहा था, यही वजह है कि उसको छोड़ना पड़ गया।
फैसले में यह भी कहा गया कि 4 गवाहों ने भी वाज़ेह बयान दिया है कि गाड़ी ड्राइवर अब्दुल कबीर था और वो गाड़ी चला रहा था, और गवाहों के मुताबिक पुलिस ने उन पर मुलजिम को केस में नामजद करने के लिए दबाव डाला। जब आप गवाहों को मैनेज कर लेंगे, जब आप गवाहों को थ्रेट करेंगे, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे, आप उनको ख़रीद लेंगे, तो उसके बाद जज क्या करे और वो कैसे उनको सज़ा पहुँचाए। तो जब 4 गवाहों ने अदालत में ये कह दिया है कि अब्दुल मजीद अचकज़ई गाड़ी नहीं चला रहा था, कोई और चला रहा था, और साथ वो ये कह रहे हैं कि हमें गलत गवाही देने पर पुलिस ने मजबूर किया है, तो उसके बाद तो केस ख़त्म हो जाता है। साथ ही मॉडल कोर्ट के ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि केस में शिकायत कुनंदा जो मुद्दई था ने अपने फ़र्द बयान में मुलज़िम के हवाले से जिक्र नहीं किया। जो उन्होंने पहली एक दरख्वास्त दी जाती है जिसके ऊपर FIR दर्ज होती है, तो वो उसको बाद में फ़र्द बना लिया जाता है, वो जो ओरिजिनल दरख्वास्त होती है उसको भी पार्ट ऑफ द फाइल बनाया जाता है। तो जज साहब कह रहे हैं कि वो जो पहली फ़र्द थी, पहली जो स्टेटमेंट थी, उसमें भी कहीं मुलज़म का जिक्र नहीं है, और ना बाद में नामजदगी के बाद कोई शनाख्त परेड नहीं करवाई गई। सूरत हाल में इन गवाहों के बयानात अदालत के लिए काबिल इत्मीनान नहीं है, ये कहना था जज साहब का। अदालत में फ़ैसले में यह भी लिखा कि मुलज़िम अब्दुल मजीद अचकज़ई को केस में सज़ा देने के लिए पेश किए गए सबूत नाकाफ़ी हैं। प्रोसिक्यूशन मुलज़िम का जुर्म से तल्लक साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा है, और प्रोसिक्यूशन थी कोयटा पुलिस और उनका जो प्रोसिक्यूशन का जो सारे के सारे हैं उसमें इन्वॉल्व थे। फैसले में यह कहा गया है कि केस में शक का फ़ायदा मुलज़िम को दिया जाता है, जो कि अब्दुल मजीद अचकज़ई को शक का फ़ायदा पहुंचाया गया है। मुलज़िम को 302 सेक्शन, 324 सेक्शन और 320 समेत दीगर दफ़ात के तहत इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। अदालत ने केस प्रॉपर्टी गाड़ी को कागजात की तस्दीक के बाद मालिक के हवाले करने का भी हुक्म दिया है, जबकि मरहूम ट्रैफिक वार्डन के खून आलूद कपड़े उनके कानूनी वर्सा के हवाले करने का भी कहा है। अब आप देखें कि जब भी ये इस तरीके का कोई मामला होता है, जो माल मुकदमा होता है, ये वापस कर दिया जाता है। अब गाड़ी जो थी वो अगर अब्दुल मजीद अचकज़ई की थी वो उसको मिल जाएगी, और जो मज़लूम है उसको क्या मिलेगा, खून आलूद कपड़े मिलेंगे। जब वो उसकी डेथ हुई थी और डेथ के बाद जो उसने उस वक्त पहना हुआ था वो जब ले लिया जाता है और पुलिस वाले उसको माल मुकदमा बना लेते हैं और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, तो जब केस फाइनली डिसाइड हो जाता है तो वो जो कपड़े हैं या उसकी जो बाकियात थी मरने वाले की या जो मकतूल है, तो वो वरसा को वापस मिल जाती हैं। अब वरसा पाकिस्तानी निज़ाम से ये सवाल पूछेंगे और उनसे ये कहेंगे कि जो 2017 से लेकर 2020 तक हमने केस लड़ा है, हमारे मासूम आदमी की डेथ हुई है, दौरान ड्यूटी उसकी डेथ हुई है, और जो चाहे अब्दुल मजीद अचकज़ई ने नहीं मारा, जिसने मारा है उसको तो सज़ा दी जाती, उसको तो अदालतें बुला लेती, उसको तो नामजद कर लिया जाता, कुछ भी ना हुआ। और 3 साल 3.5 साल के बाद ये इंसाफ मिला है कि ऑनरेबल जज फैसले में ये लिख रहे हैं कि जो मकतूल के कपड़े थे, जो खून आलूद कपड़े थे, वो वरसा के हवाले कर दिए जाएं और उनका जो ज़ख्म था वो दोबारा से हरा हो जाए, और वो जो खून आलूद कपड़े थे वो घर ले जाएंगे और वो कहेंगे ये हमें पाकिस्तान की अदालतों से और पाकिस्तान के निज़ाम से इंसाफ मिला है। ये हमें प्रोसिक्यूशन ने 3.5 साल के बाद जो कपड़े उतारे थे उन्होंने मकतूल से, वही कपड़े हमें प्रोसिक्यूशन ने वापस कर दिए हैं, और वो ये सारे के सारे मामलात को देखते रह गए। जो इस वाक़े में जो फुटेजेस शामिल थी CCTV कैमरा की, वो भी अदालत ने हिफाजत में रखने का हुक्म दिया, और अदालत ने कहा है कि उन सारी चीज़ों को महफूज कर लिया जाए। और इस तरीके से अब जो बलूचिस्तान पुलिस है वो ये कह रही है कि अब्दुल मजीद अचकज़ई के ख़िलाफ़ वो जाएंगे हाई कोर्ट में और वो अपील फ़ाइल करेंगे। अब उस अपील का क्या होगा, क्या रिलीफ मिलेगा, ये सारी चीज़ें तो फिर आने वाले दिन ही हमें बताएंगे। लेकिन जुल्म हुआ है, और उस जुल्म के बाद जो हमारा निज़ाम है उसने उस जुल्म को मज़ीद बढ़ा दिया है, और मज़लूम खाली हाथ थे, खाली हाथ लौट गया। जिस दिन वक़ूआ हुआ वो लाश ले गया, जिस दिन फ़ैसला हुआ वो उसके कपड़े ले गया, और ये इंसाफ हमारे मुल्क में हो गया। अब हम आ जाते हैं एक और मैटर है, उसमें एक तो आज चीमा के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पहले हमने बात की थी आज हसन फवाद के हवाले से, तो एक चीज़ स्किप हो गई थी मेरे माइंड से, और वो थी आहद चीमा के ख़िलाफ़ LDA जो सिटी केस था, उसमें आपको याद होगा कि जस्टिस आकिब निसार ने साहब का चीफ जस्टिस ने इस केस को सो मोटो लिया था, और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त हुकूमत आ चुकी थी, और पंजाब के जो वज़ीर थे हाउसिंग के, उन्होंने जाकर बयान दिया था कि हमारे पास ज़मीन मौजूद है और हम जो मज़लूम हैं
या जिन लोगों ने ये सारे के सारे मामलात देखे हैं या जिनके पैसे वहाँ पर डूबे हैं, तो उनको हम हर हाल में कंपनसेट करेंगे। अब जब उनको कंपनसेट करने का हुक्म दे दिया था तो नैब अदालत ने जो नैब हुकाम है उन्होंने नैब अदालत में एक दरख्वास्त दे दी है कि हम LDA सिटी का केस आज चीमा के ख़िलाफ़ जो था वो वापस लेना चाहते हैं। उसके ऊपर वकला को 11 सितंबर के लिए बहस के लिए बुला लिया है। अब जिन लोगों ने LDA सिटी में को केस अपने लिए थे, जो मुख्तलिफ उन्होंने को प्लाट्स लिए थे या उनका कोई लेना देना था, तो उन तक मैं ये उनके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि LDA सिटी केस वो वापस लेने जा रही है नैब। अभी भी अगर आपको प्लाट नहीं मिला या आपको पैसे नहीं मिले तो 11 सितंबर को एहतसाब अदालत लाहौर में इस केस के ऊपर समाअत होगी। आप जाएँ वहाँ पर दरख्वास्त दें और उनसे कहें कि जनाब जब हमें रिलीफ नहीं मिला, हमें कंपनसेशन नहीं मिली, तो आप कैसे किसी मुलज़म के ख़िलाफ़ केस वापस करवा सकते हैं या आप कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये ना हो कि केस ख़त्म हो जाए और बाद में चीमा इस केस में आपके हाथ ना आए। तो मैं आपको आपके नॉलेज में ला दूं कि ये मामला होने लगा है और इस मामले के ऊपर आप जाएं और रिलीफ लें। बाकी केसेस में भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।